हम लोग इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं टेंस से। पहले हम देखते हैं कि टेंस मीन्स काल। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। और आप लोग पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। 1 2 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात ये हुई जो काम प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे इस समय हम आपको टीच कर रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, ये प्रेजेंट टेंस में है। बट आई टॉट यू यस्टरडे, ये आपका पास्ट टेंस में हो गया। एंड आई विल टीच यू टुमारो, तो ये आपका फ्यूचर टेंस में हो गया। तो इट मीन्स जो वर्तमान में हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। जो भूतकाल बीत गया है, जो काम हो चुका उसको बोलेंगे पास्ट टेंस। और जो आगे होगा फ्यूचर में, भविष्य में जो होगा उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट की मेन पहचान क्या है? प्रेजेंट की मेन पहचान किसी भी सेंटेंस में अगर है लगा हो, है, हो, है, तो आप समझ लो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर वाक्य के लास्ट में था, थी, थे, वो, तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट टेंस की बात है, मीन्स भूतकाल की बात है। अगर गा, गी, गे, तब समझ लो आप वो फ्यूचर टेंस की बात है। अब यहां पर मीन्स इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या हो गई? इज, एम, आर। लेकिन कहीं कहीं सब कहीं इज, एम, आर हो ये जरूरी नहीं है। तो अभी तो हम आपको हिंदी में ही पहचान बता रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में है लगा है, हो लगा है, तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है ये अभी हम आपको आगे बताते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में था, थी, थे लगा है, तो आप समझ लीजिए वो पास्ट टेंस है। पास्ट को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं और फ्यूचर को भविष्य काल बोलते हैं। और किसी सेंटेंस में लास्ट में गा, गी, गे लगा है तो समझ लीजिए वो फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से 3 टेंसेस हो गए। और इन तीनों ही टेंसेस के, हम तीनों टेंस की बात कर रहे हैं, तीनों ही टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। तीनों ही टेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। तीनों की बात कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स होगा, फ्यूचर में भी 4 टाइप्स होगा और पास्ट में भी 4 टाइप्स होगा। वो 4 टाइप्स क्या है? पहला होता है इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से आप देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट को लेता हूं मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड सिमिलरली फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से 4 टेंसेस हो गए, किसमें? प्रेजेंट में। 4 हो गए पास्ट में और 4 हो गए फ्यूचर में। तो इस तरह से 12 टेंस हो गए। अब हम इन टेंसेस को 1 बाय 1 एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। मैं इसमें पहला टेंस लेता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, हर टेंस की अपनी अलग अलग एक खुद की पहचान होती है। तो अगर हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो पहचान हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है, मीन्स वाक्य के अंत में। वाक्य मीन्स सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाएं तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट है। कैसे? जैसे वह जाता है, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब
हर टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक हेल्पिंग वर्ब है डू और एक हेल्पिंग वर्ब है डज। तो डू का यूज कहां करते हैं और डज का यूज कहां करते हैं? डू का यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ, मीन्स बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, और जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एक वचनकर्ता, तब उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। लेकिन इसी में हेल्पिंग वर्ब में ही इसके बगल में आप एक नोट लिख लो, इसी में ब्रैकेट में करके नोट लिख लो। वो नोट क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, मीन्स डू ऑब्लिक डज का यूज का प्रयोग नहीं करते। ये हो गया आपका, ये नोट हो गया आपका। मीन्स हेल्पिंग वर्ब में ही मैंने आपको लिखवाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू है और डज है। डू को हम बहुवचन करता है जिसको हम प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बोलते हैं, और डज को एक वचन करता है जिसको हम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। अब आती है बात मेन वर्ब की। मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब होते हैं उनके 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। यहां पर हम इंडेफिनिट कहीं भी हो, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके, अभी उसको बाद में बताएंगे हम। इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर एक और नोट लिखेंगे हम लोग। नोट क्या होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ, मीन्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे ही गोज, सीता कुक्स। अभी इसको हम एग्जांपल में भी बताएंगे आपको, पहले आप लोग यहां पर लिखते चलो, समझते चलो अच्छे से। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां पर बात आ गई अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, वो आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन के नियम क्या हैं। उनमें हम पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए जल्दी से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले राइट करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद, चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इट मींस मेन वर्ब लिखेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होगी, वो मैंने पीछे लिख दिया है नियम में। और फर्स्ट फॉर्म में भी अगर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसमें आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मोहन गीत गाता है। चलिए अब पहचान देखिए, ता है,
तो आपको ये पता चल गया तुरंत ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। अब इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले क्या राइट करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को कर रहा है, गीत कौन गाता है, तो कौन का आंसर क्या मिला, मोहन, इसलिए सब्जेक्ट यहां पर क्या हो गया, मोहन, तो मोहन। मेन वर्ब का हमने उधर पीछे नियम में लिखा फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, क्योंकि मोहन तो अकेला एक है, तो इसलिए सिंगुलर नंबर है। अब यहां पर मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या करता है, गाता है, तो कौन सा काम कर रहा है, गाने का काम कर रहा है, गाता है, और गाना की इंग्लिश सिंग, तो मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हो जाएगा सिंग्स, मोहन सिंग्स, क्या गाता है, अ सॉन्ग, गीत गाता है, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। एक और, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई आता है बात आई की। आई को इंग्लिश में प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, मींस आई को सिंगुलर हम नहीं मानते, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम सिंगुलर नहीं मानते हैं। है तो मैं मींस मैं अकेला ही हूं, लेकिन इंग्लिश में आई को सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जैसा बिहेव नहीं देते हैं, इसको इसके उस तरह से उसको ट्रीट नहीं करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं किस तरह से, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की तरह। आई मींस मैं मींस आई। फिर मेन वर्ब पढ़ाना की इंग्लिश टीच, आई टीच। आपको यू क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। लेकिन अगर हम यहां लिखते आई टीच इंग्लिश और यू इधर ले जाते तो हमें यहां पर टू यू लिखना पड़ता लास्ट में, ये बात की बात है, अभी अब आपको बताएंगे। तो ये हो गया, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और इस तरह से आप लोगों को खुद तमाम सेंटेंस लिख करके अपने आप से उसको ट्रांसलेट करके फिर इसको सीख लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें हिंदी में अगर वो सेंटेंस होगा तो नहीं लगा होगा उसमें नहीं, जैसे वह आपको गाली नहीं देता है, या मैं आपको नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ाता हूं, तो जो ये नहीं लग जाएगा तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हम यहां पर डू या डज में से कोई एक चीज लिखेंगे। अब डू या डज लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर वो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डज लिखेंगे, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो डू लिखेंगे, और इसके तुरंत बाद हम यहां पर लगाएंगे नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर यह ध्यान रखना है आपको, एस या ईएस जो आप सिंगुलर नंबर के साथ जोड़ते थे वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में जोड़ना है, निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर उसके बाद डू या डज में से वो जिस तरह का सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज लिखना है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो डू लिखना है, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलते एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं, वह मैदान में क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं। चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। पहली बात तो पहचान देख लेते हैं, ते हैं आ गया, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हो गया, उसके बाद नहीं भी लग गया तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। सब अब एग्जांपल देखते हैं। सब यहां पर ट्रांसलेशन कैसे करना है, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोचो क्या हो सकता है। कौन मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो कौन का आंसर क्या मिला, दे मीन्स वह, और वह की इंग्लिश क्या होगी, दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो डू और डज में से क्या आप लगाना चाहोगे, हमें लगता है डू लगाना चाहोगे, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। दे डू नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहेगा। दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते, क्रिकेट मैच,
क्रिकेट मैच कहां नहीं खेलते? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। एक और एग्जांपल देख लेता हूं, वह मेरे लिए चाय नहीं बनाती है। अब नहीं लग गया और ती है लग गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान हो गई, और नहीं लग गया तो निगेटिव की पहचान हो गई। और चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट, कौन चाय नहीं बनाती? वह, और वह बनाती है। वह कैसा है? यह आपका बताओ कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मीन्स तो ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर तो है नहीं, नो सॉरी फेमिनाइन जेंडर है, ये स्त्रीलिंग है आपका। और स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए क्या यूज करते हैं? सी, और सी सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे? डज। सी डज नॉट मेन वर्ब बनाना, चाय बनाना के लिए, कॉफी बनाने के लिए प्रिपेयर देते हैं, प्रिपेयर। सी डज नॉट प्रिपेयर टी, चाय। हम मेरे लिए, फॉर मी। इस तरह से आप निगेटिव वाले भी तमाम सेंटेंस खुद से बना करके उसका ट्रांसलेशन खूब बढ़िया से मन लगा कर लो, बस आपको पूरी तरह से रट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक टाइप होता है जो जिसमें सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। क्या मीन्स क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मीन्स हम उसको कहेंगे कि जब ए टाइप वाला वाक्य मीन सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो। जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा तो उसका ट्रांसलेशन करने का नियम दूसरा होगा। देखते हैं उसके लिए ट्रांसलेशन का नियम क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, डू या डज। जब भी वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम स्टार्ट इंग्लिश में कहां से करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, डू या डज। उसके बाद लग जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या अध्यापक महोदय बच्चों को डांटते हैं? डांटते हैं, ते हैं, तो पहचान मिल गई हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और क्वेश्चन मार्क लग गया तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे भी क्वेश्चन वर्ड से भी आप पहचान सकते हो और इस साइन से भी पहचान सकते हो, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये साइन पक्का होगा, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, तो ये साइन पक्का होगा। क्या अध्यापक महोदय बच्चों को डांटते हैं? अब ये सेंटेंस शुरू हुआ किस वर्ड से? क्या से शुरू हुआ, तो यहां पे क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? अध्यापक महोदय। इससे क्या पता चलता है? एक अध्यापक की, 2 अध्यापक की, बहुत से अध्यापक? एक अध्यापक पता चलता है इससे, अध्यापक महोदय, एक अध्यापक पता चलता। तो एक अध्यापक जब लेंगे तो डू और डज में से यहां पर क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, डज। सब्जेक्ट हो गया अध्यापक महोदय, द टीचर, द टीचर, डज द टीचर। देखिए अब यहां पर अध्यापक महोदय लग गया है, तो हिंदी ज्यादा पोलाइट लैंग्वेज है। हिंदी में ज्यादा पोलाइटली हम किसी को सूचित करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उतने ज्यादा नहीं, द टीचर ही यहां पर लिख देंगे, काम चल जाता है। डज द टीचर, और डांटना, रिब्यूक मीन्स डांटना और स्कॉल्ड मीन्स डांटना, तो स्कॉल्ड राइट कर देते, स्कॉल्ड। रिब्यूक भी एक शब्द होता है, उसकी मीन्स भी डांटना होता है। तो डज द टीचर स्कॉल्ड बच्चों को, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, बच्चों, ये आपका प्लूरल में है, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन, स्कॉल्ड द चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क। एक और देखता हूं, क्या तुम मुझे
जानते हो। क्या तुम मुझे जानते हो? ते हो आ गया तो पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट है, तो इसलिए ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या राइट करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इंग्लिश में यू को भी एज ए प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए हम यू के साथ क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। डू, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब जानना, तो जानना के इंग्लिश नो, KNOW, नो। डू यू नो मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप तमाम सेंटेंस अपने तरफ से क्या क्या लगा करके ते हैं, ते हो, ती है, ऐसा जोड़ करके आप खुद सेंटेंस बना करके और ट्रांसलेशन करके इसको आप लोग रख सकते हो। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ए टाइप था, अब हम लोग देखते हैं बी टाइप सेंटेंस क्या होता है। बी टाइप सेंटेंस होता है जब प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तब उसके लिए नियम दूसरा हो जाता है। उसके लिए जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, मीन्स उस इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे। आप लोग समझ लेना, इंट्रोगेटिव वर्ड। अभी हम आपको बताते हैं इंग्लिश में 9 टाइप के इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, अभी हम उसको राइट करवा देते हैं। पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू ऑब्लिक डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहां पर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोगों को उन 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, 9 क्वेश्चन वर्ड में 8 वर्ड तो ऐसे होते हैं जो W से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? W से स्टार्ट होते हैं। इसको मैं यहां लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा, दिखेगा। पहला क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट, फिर क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाई, फिर होता है व्हेन, फिर होता है हु, फिर होता है whom, फिर होता है whose, फिर होता है which, और होता है where। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्वेश्चन वर्ड तो W से स्टार्ट होते हैं, और एक अकेला क्वेश्चन वर्ड है जो H से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हाउ। चलिए एक बार जल्दी से सबका मतलब समझ लेते हैं। व्हाट क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन या किसने, whom मीन्स किसे, who मीन्स किसे या किसको, whose मीन्स किसका या किसकी, which मीन्स कौन सा या कौन सी या किस। जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, इस तरह से। वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे या कितना। तो ये इंग्लिश में 9 टाइप्स के क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और इन्हीं से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहां पर देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मोहन शहर में क्या करता है, मोहन शहर में क्या करता है। है लग गया, पहचान हो गई, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, यहां पर क्या जो है बीच में आ गया, तो इस तरह से ये बी टाइप वाला सेंटेंस हो गया। अब हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड यहां पर क्या है? क्या। और क्या की इंग्लिश मैंने अभी क्या बताई? व्हाट। फिर डू या डज में से कोई एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूंकि मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए डू ना लगा करके क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। व्हाट डज।
सब्जेक्ट कौन? मोहन। व्हाट डज मोहन। उसके बाद क्या करता है? करना की इंग्लिश होती है डू। व्हाट डज मोहन डू। अब यहां पर ये डू जो है, आप इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहां लगना चाहिए था। ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। व्हाट डज मोहन डू इन द सिटी। शहर में, इन द सिटी। अभी एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। देखते हैं कुछ और सेंटेंस। आपको गणित कौन पढ़ाता है? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसको हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं। मींस इस कौन मींस सिंगुलर नंबर का एक सब्जेक्ट, और इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला रूल फॉलो करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हु को हम एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मानते हैं, और उसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो उसको हम किस तरह से करेंगे? उसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस वाला जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट था, और हमने क्या कहा? सब्जेक्ट यहां पर कौन होगा? कौन। और कौन की इंग्लिश? हु। उसके बाद पढ़ाता है, पढ़ाना की इंग्लिश टीच, और इसमें ईएस जुड़ जाएगा, हु टीच, ये टीचेस। उसके बाद आपको यू, हु टीचेस यू मैथमेटिक्स, हु टीचेस यू मैथमेटिक्स। यहां पर इस वाले नियम को मैंने फॉलो नहीं किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसके पिताजी अब कहां रहते हैं? उसके पिताजी अब कहां रहते हैं? तो कहां, अब देखिए ट्रांसलेशन करेंगे, इस वाले नियम को फॉलो करेंगे। तो अभी हमने यहां पर लिखा था कि सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। इंट्रोगेटिव वर्ड यहां पर क्या है? कहां। और कहां की इंग्लिश क्या होगी? वेर पिताजी, तो पिताजी तो सिंगुलर नंबर में ही होंगे, तो वेर, और वेर की बात लगाएंगे डज। वेर डज उसके पिताजी, हिज फादर और हर फादर। आप हिज फादर भी यहां राइट कर सकते हो, हर फादर भी राइट कर सकते हो, क्योंकि उसके कौन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हमें पता नहीं है, तो आप हिज फादर भी राइट कर सकते हो और हर फादर भी राइट कर सकते हो। वेयर डज हिज फादर रहना, लिव। इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब नाउ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लोगों को ढेर सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के खुद से सेंटेंस बना करके और ट्रांसलेशन कर करके आपको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। ओके बेटा।